नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूं इस वक्त रोजाना की तरह अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए तमाम अहम खबरों की तह तक हम जाते हैं, हमारे ब्यूरो हेड्स के जरिए, हमारे साथियों के जरिए, और आपको बताते हैं कि आखिर किस खबर की किसके लिए कितनी अहमियत है, क्या गहराई है उस खबर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की और पहले रुक कर रहे हैं हम यहाँ हिमाचल प्रदेश का। आपको बता दें कि हिमाचल मंत्रिमंडल का आज अहम मंथन होना है। मानसून सत्र से पहले एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की। राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे मीटिंग होगी। आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा की जाएगी इस मीटिंग में, और नई भर्ती एजेंसी कर्मचारी चयन आयोग को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। वहीं कुछ संशोधन विधेयकों को भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। साथ ही शिक्षा विभाग में बीआरसीसी नियुक्ति को भी मंजूरी मिल सकती है। हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल राव शफात अली उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। स्वागत है राव शफात आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। राव शफात हमारे उत्तराखंड ब्यूरो हेड हैं। राव शफात का रुख आगे करेंगे। प्रदीप, पहले हमने हिमाचल प्रदेश की खबर अपने दर्शकों को बताई है। अहम बैठक होने वाली है हिमाचल मंत्रिमंडल की, कई अहम फैसले लिए जाएंगे, कई बड़े मामलों पर चर्चाएं की जाएंगी आज की इस बैठक में। प्रदीप, कैसे समझेंगे आज कैबिनेट की बैठक की इस अहमियत को? बिल्कुल मुमताज, देखिए 12 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होने वाली है और इसमें काफी महत्वपूर्ण एजेंडा आइटम आज आ सकते हैं। और मानसून सत्र से पहले ये बैठक हो रही है, तो संभावना है कि मानसून सत्र को लेकर भी डिस्कशन होनी है कि सत्र के दौरान विधेयक कौन कौन से लाने हैं। और कुछ अध्यादेश पहले ही सरकार ला चुकी है, तो उनको भी बिल के रूप में इस सत्र में पेश किया जाना है। तो ये तमाम चीजें इसमें जो आज की कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें हो सकती है। और जो बड़ा विषय रहेगा वो प्रदेश में जो राहत पुनर्वास का काम चला हुआ है, जो त्रासदी आई थी उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी राजस्व विभाग की तरफ से। और अभी क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, बिजली पानी की क्या स्थिति है, और जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, ये तमाम इसमें विषय डिस्कशन में आएंगे। और हो सकता है कि आज भी कोई बड़ा फैसला राज्य सरकार यहाँ पर आपदा से जुड़ा हुआ ले सके। तो ये तमाम विषय जो है इसमें रहेंगे। और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में एक बीआरसीसी नियुक्ति का एक बड़ा विषय चल रहा है। उम्मीद है कि आज की कैबिनेट में ये एजेंडा भी आएगा, क्योंकि सरकार ने बीआरसीसी की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। जो खंड स्रोत समन्वयक होते हैं और अलग अलग जो शिक्षा से जुड़े सर्व शिक्षा अभियान है, बाकी भी जो समग्र शिक्षा अभियान है, ये तमाम जो शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम हैं, इनको लेकर बीआरसीसी काम करते हैं ब्लॉक स्तर पर। लेकिन अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक से ही बीआरसीसी बनते हैं, तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जो प्रमोट होकर हेड बन गए हैं, कोई हेडमास्टर बन गए हैं अपने क्षेत्र में, और कुछ प्रिंसिपल प्रमोशन हो गई है, तो लेकिन उनके पास कार्यभार बीआरसीसी का भी था। तो ऐसे में उनसे ये कार्यभार वापस लिया गया था। और अब नए सिरे से नियुक्ति कैसे की जानी है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या रखना है, इससे जुड़ी पॉलिसी को लेकर आज कैबिनेट में डिस्कशन हो सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं अलग अलग समय पर हुई है, उनकी कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, चाहे स्कूलों से जुड़ी हुई है, चाहे कोई बाकी विकास से जुड़े कामों की घोषणाएं मुख्यमंत्री की है, तो कैबिनेट से उसको मंजूरी दिलाना जरूरी होता है। उससे जुड़े एजेंडा भी आएंगे। और एक जो बड़ा विषय है कर्मचारी चयन आयोग का, मुख्यमंत्री ने बीते दिनों ही नादौन में उसकी घोषणा की थी कि जो भंग सेवाएं चयन बोर्ड था प्रदेश का, उसको भंग करने के बाद इस हर बेरोजगार युवा है वो इसी का इंतजार कर रहा था अब कौन सी नई भर्ती एजेंसी होगी, क्योंकि 8-9 महीने से कोई भी भर्तियां प्रदेश में नहीं हुई है, क्योंकि पेपर लीक की वजह से जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग था उसको भंग करना पड़ा था। तो अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी नादौन में कि आप जो नई भर्ती एजेंसी होगी उसको कर्मचारी चयन आयोग नाम दिया जाएगा। और उसके लिए बेकायदे कमेटी जो रिटायर्ड आईएएस हैं उनकी अध्यक्षता में बनी थी, और उसने भी रिकमेंडेशन अपनी दी हुई है। और उसी से जुड़ा एजेंडा भी आज आ सकता है, और कर्मचारी चयन आयोग को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। और फिर जो रुकी पड़ी भर्तियां हैं, पेंडिंग भर्तियां हैं और पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, उनको लेकर फिर कर्मचारी चयन आयोग काम करेगा, क्योंकि इसका स्थान हमीरपुर ही रहेगा। पहले भी कर्मचारी चयन आयोग जो था, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, उसका हेडक्वार्टर भी हमीरपुर ही था, तो इसका भी हमीरपुर ही रहेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसमें
जो चेयरमैन होंगे, मेंबर्स होंगे, फिर बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का वो किस तरह का होगा कि जो पुराने कर्मचारी है उनको उसमें नहीं रखा जाएगा क्योंकि वो सारे सवालों के घेरे में रहे हैं। तो अब नए सिरे से इसका स्ट्रक्चर बना है और ये तमाम डिस्कशन कैबिनेट बैठक में हो सकती है। जी मुमताज। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस बातचीत के लिए और इस अहम खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच हम उत्तराखंड से एक बेहद अहम खबर का रुख कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है और एक बार फिर से समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। बता दें आपको कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ सकता है। आपको यह भी बता दें कि अभी तक 2 बार इस समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ सकता है। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के हवाले से। पहला कार्यकाल नवंबर 2022 में 6 महीने के लिए यानी मई 2023 तक बढ़ाया गया था और दूसरी बार मई 2023 में समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ाया गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसमें 4 सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं और समिति को तकरीबन 2,35,000 से ज्यादा सुझाव भी मिल चुके हैं। आइए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। इसके बाद इस खबर की तह तक जाएंगे उत्तराखंड के हवाले से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक देश एक कानून। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब। चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो, कानून एक ही रहेगा। वहीं समान नागरिक संहिता का भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक देश एक कानून। हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है। इस बीच हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका स्वागत है। और राजा पटेल दिल्ली से हमारे ब्यूरो भी इस शो का हिस्सा है। राजा, आपका भी बहुत स्वागत है। राव शफात, आपका रुख कर रहे हैं यहाँ। एक अहम खबर हमने उत्तराखंड के हवाले से बताई है। उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकताओं में से अव्वलीन तरजीह है यूसीसी को लेकर, कानून को लेकर इसकी संजीदगी दिखाना। अब ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जा चुकी है राव शफात, लेकिन तीसरी बार खबर यह है कि इस समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। क्यों वक्त लग रहा है ड्राफ्ट तैयार होने में? हालांकि 2.5 लाख से ज्यादा मशवरे भी समिति को अभी तक मिल चुके हैं। कैसे जाएंगे इस खबर की तह तक, राव शफात? मुमताज, देखिए, उत्तराखंड में जो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है वो पूरे देश में इस वक्त सुर्खियों में है। हालांकि 15 माह का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो फाइनल ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार को नहीं मिल पाया। सबसे पहले जो ड्राफ्ट की कमेटी है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि 27 मई 2022 को इसका गठन किया गया था। जो जस्टिस हैं रिटायर्ड रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। नवंबर 2022 तक ये ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास आना था, लेकिन उस वक्त तक नहीं आ पाया। तो इसका पहली बार जो तिथि है वो बढ़ा दी गई थी, समय बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2022 से इसको मई 2023 तक कर दिया गया, लेकिन तब तक भी ये जो ड्राफ्ट का काम था पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरी बार मई से सितंबर तक यानी 2023 तक इसकी तिथि को बढ़ा दिया गया और 28 सितंबर तक इसकी जो समय सीमा है वो पूरी भी हो रही है, यानी 2 बार इसको बढ़ाया जा चुका है। पहले 15 माह का समय बीत चुका है। हालांकि अभी जो फाइनल ड्राफ्ट है, उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद राज्य सरकार के पास पहुंच जाएगा। 2.5 लाख से ज्यादा इसमें सुझाव मिले हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसके साथ देखिए चुनौतियां बहुत हैं। ऐसा नहीं राज्य सरकार बहुत जल्दबाजी में है, लेकिन हाँ, सबसे पहले मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा जो पहल है वो उत्तराखंड राज्य से की गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने के लिए, इसकी तैयारियों के लिए। उम्मीद तो ये थी मुमताज कि जब मानसून का सत्र होगा तो हो सकता है कि जो ड्राफ्ट है वो पहले राज्य सरकार के पास पहुंच जाए, लेकिन मानसून का सत्र भी हो चुका है और ड्राफ्ट जो फाइनल था वो राज्य सरकार के पास नहीं पहुंचा था, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि मानसून के सत्र में इसको पटल पर रख दिया जाए। बहरहाल मानसून का सत्र बीत चुका है और समय की जो अवधि है वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है।
अब 28 का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा लगता नहीं है, संभावना नहीं है कि 28 सितंबर तक भी जो फाइनल ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है कि एक बार फिर से इसकी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात है मुमताज, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण ये ड्राफ्ट है और इसमें हर एक बारीकी को देखा जा रहा है। जो ड्राफ्ट के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, सभी धर्म और जाति और समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों डिटेल्स मंगवाई जा रही है। 2.5 लाख से ज्यादा इस पर सुझाव भी आ चुके हैं। अब धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा अभी लिंगर ऑन होने वाला है, अभी थोड़ा सा इसमें वक्त लगने वाला है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा मुमताज, तो ये जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां यूसीसी ड्राफ्ट तैयार होने के बाद राज्य सरकार इसको किसी सत्र में पटल पर रख सकती है और लागू कर सकती है। शुक्रिया राव शफात आपका इस बातचीत के लिए और इस अहम खबर की तह तक जाने के लिए। देखते हैं आगे अब इस मामले में क्या क्या होता है। और आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं हम। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के हम पक्ष में हैं, हम लोकसभा के साथ चुनाव के लिए तैयार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसके हक में हैं और हम लोकसभा के साथ चुनाव के लिए तैयार हैं। सुनते मुख्यमंत्री ने क्या कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई है पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। वो कमेटी ने भी लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। कुछ लोग तो ऐसा मानने लग गए हैं, अब मैं नहीं कह सकता, पार्लियामेंट का एक सिस्टम होता है, उनका इंटरनल मैटर होता है, लेकिन लोगों का जो चर्चा में है कि 18 तारीख से 23 तारीख शायद यही कोई प्रस्ताव आ रहा होगा नया सेशन। हम हमेशा तैयार हैं, जब भी शुरू हो जाएगा ये प्रक्रिया, अब शुरू हो 5 साल बाद शुरू हो, हम अभी पार्लियामेंट के साथ चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। और इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी बने हुए हमारे साथ, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन के हक में एक बार फिर बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा के साथ चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जाहिर है इस पर वार पलटवार का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वो पूरी तरह से इसके हक में है। चुनाव साथ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे समझेंगे इस खबर को? देखिए, बिल्कुल सियासत में जब कभी भी इस प्रकार का सवाल जो है वो किया जाता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यही कहा जाता है कि वे पूरे तरीके से तैयार है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब कल एक प्रेस वार्ता कर रहे थे, उसमें जो है सवाल पूछा गया मीडिया की तरफ से, तो उनका ये कहना था कि वो पूरे तरीके से इसके लिए तैयार है। हालांकि अभी जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है संसद के अंदर, उसमें भी इसको लेकर के प्रस्ताव की चर्चाएं हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ यह भी कहा गया कि हम अभी भी पार्लियामेंट के साथ अगर चुनाव होते हैं, यानी हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो करीब करीब 6 महीने का अंतराल जो है वो रहता है आम चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर उसके साथ अभी भी अगर चुनाव कराए जाते हैं तो वे पूरे तरीके से तैयार हैं। जाहिर है जितेंद्र, इस पर अब बयानबाजी का दौर अभी तो और ज्यादा जारी रहने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद क्या लगता है आपको, विपक्ष की तरफ से भी अब इस पर और कुछ कहा जाएगा जल्द ही? देखिए, विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है मुमताज के अगर चुनाव करा लिए जाए तो आज इस प्रकार की स्थिति होगी। भूपेंद्र हुड्डा लगातार ये कहते हैं कि हर वर्ग विमुख हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जिस प्रकार का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरे तौर पर दर्शाया गया है चुनाव को लेकर के। अब ऐसी स्थिति में इसको लेकर के प्रतिक्रियाओं का दौर लाजमी सी बात है शुरू होगा। वहीं स्पेशल सेशन में किस तरीके से मुद्दे जो है वो लाए जाते हैं, क्या इसको लेकर के भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो जो है प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो अपने आप में शुरू होने जा रहा है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इसका एक और जहां समर्थन किया है, वहीं साथ ही साथ यह भी कहा है कि अभी भी अगर पार्लियामेंट के साथ चुनाव कराने को लेकर के कहा जाए तो वो पूरे तरीके से तैयार है। यानी ये एक बड़ा संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और बड़ी प्रतिक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो कवायद चल रही है उस पर दी गई है। जितेंद्र, वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर इसे लेकर जो वाद विवाद चल रहा है, क्या इसे हम तफसील से समझा सकते हैं अपने दर्शकों को?
देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के एक कवायद शुरू हुई है, जिस पर एक कमेटी का गठन भी किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के सरकार की ये सोच है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो समय बचता है, समय समय पर आचार संहिता जब लगती है तो विकास कार्य जो है वो रुकते हुए नजर आते हैं, और जो बड़ा खर्च जो है होता है वो खर्च जो है वो रुकते हुए नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल जो चर्चाओं की जो बात है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन किया जाता है तो जो तमाम जो राज्य हैं जिनके चुनाव अभी दिसंबर के अंदर लंबित है या फिर अगले साल में लंबित है, उन तमाम राज्यों के चुनाव जो है वो एक साथ कराने को लेकर के जो कवायद है वो शुरू हो सकती है। हालांकि कमेटी इस पर काम कर रही है और संसद के अंदर कोई प्रस्ताव आता है तो उस अनुसार वो तमाम चीजें होंगी, लेकिन जो चर्चाएं हैं और अभी तक जो समझने की जो बात की जा रही है उसके मुताबिक इस साल जो चुनाव अभी लंबित है और अगले साल जो राज्यों के चुनाव लंबित है उन्हें पार्लियामेंट के चुनाव के साथ कराया जा सकता है। साथ ही जिन राज्यों के अंदर अभी चुनाव हुआ है, पिछले इस साल में जो चुनाव हो चुका है, उन राज्यों को जो है एक्सटेंशन 1 साल की दी जा सकती है, जिसके मद्देनजर उनका कार्यकाल 6 साल का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल के अंदर सरकार बनी, तो उन राज्यों को आपत्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि उन्हें 1 साल का टेन्योर जो है वो बढ़ा करके दिया जा सकता है और आगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक समय सीमा भी निर्धारित हो सकती है। इन तमाम मसलों पर जो काम है वो किया जा रहा है कि किस तरीके से इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसका विरोध ना कर पाए। कहीं ना कहीं अधिक जो खर्च होता है, पूरे तरीके से चुनाव आयोग को भी इसको लेकर के एक बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो जहां खर्च बचेगा वहीं विकास कार्यों पर समय समय पर लगने वाली जो ब्रेक है उससे भी फुर्सत मिलेगी। जितेंद्र, इससे पहले तकरीबन 40 साल पहले भी 1983 में चुनाव आयोग की तरफ से इस कॉन्सेप्ट पर बात की गई थी। अब 2023 में एक बार फिर से इसे लेकर कमेटी बनाई गई है, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में विशेष सत्र भी बुलाया गया जितेंद्र, और बहुत मजबूत संभावना इस बात की कि विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर ही चर्चा की जाएगी। लेकिन रीजनल पार्टीज को यही खदशा है जितेंद्र की इस तरह के कॉन्सेप्ट लाने से नेशनल पार्टीज ओवरशैडो कर देंगी रीजनल पार्टीज को, या फिर ये व्यवहारिक तौर पर काम नहीं करेगा या इससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। जितेंद्र, कैसे समझेंगे इस खबर को? देखिए, जहां तक आने वाले समय में इसका ड्राफ्ट क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, उस अनुसार ही तमाम जो चीजें हैं वो कही जा सकती हैं। क्योंकि अगर रीजनल पार्टीज को अगर इस तरीके की कोई बात लगती है, हमने जैसा कि बताया कि जिन राज्यों के अंदर अभी चुनाव हो चुका है, अगर उनका टेन्योर जो है वो बढ़ाने को लेकर के कोई तैयारी की जाती है, ऐसे कई ऐसे प्रावधान हैं जिसको लेकर के अपने आप में जो विपक्षी पार्टी है वो भी इसके समर्थन में खड़े नजर आए और इस बात को समझें कि वन नेशन वन इलेक्शन की आखिर जरूरत क्यों है। क्योंकि एक साथ अगर चुनाव होता है तो उससे विकास कार्यों को जो है वो आगे उनको गति देने में काफी आसानी मिलती है। और केंद्र का भी, हरियाणा को बात करें या फिर तमाम दूसरे राज्यों का बात करें तो केंद्र के साथ मिलकर के भी प्रदेश की कई जो योजनाएं हैं वो चलती है। और ऐसी स्थिति में चाहे वो सरकार के समर्थन की जो सरकार है वो राज्यों के अंदर हो या फिर विपक्ष की सरकार हो, केंद्र के साथ जो है अमूमन जो कई मसलों को लेकर के जो एड लेने का काम है वो राज्यों की तरफ से किया जाता है। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर है हमारे पास और उस खबर पर आपके जरिए तय तक पहुंचेंगे हम जितेंद्र। नो हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक मामून खान के मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और गिरफ्तारी के संदेह के चलते हाईकोर्ट पहुंचे हैं मामून खान। नो हिंसा मामले में एसआईटी मामून खान को 2 बार पूछताछ के लिए नोटिस दे चुकी है, लेकिन दोनों ही बार पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे मामून खान। आज हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, मामून खान की मुश्किलें काफी बढ़ गई। एसआईटी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था 2 बार, दोनों ही बार वो नहीं पहुंचे और अब लग रहा है उन्हें गिरफ्तारी का खौफ ज्यादा सता रहा है। इसी के चलते हाईकोर्ट पहुंचे एंटिसिपेटरी बेल के लिए। आज उस पर सुनवाई होनी है। जितेंद्र, कैसे समझेंगे इस खबर को?
देखिए, मामन खान की तरफ से हाईकोर्ट पहुंचने का कारण बिल्कुल आपने ठीक कहा, एसआईटी की तरफ से 2 बार उन्हें नोटिस दिया गया था। इससे पहले 31 अगस्त को नोटिस दिया गया था और उसके बाद 10 सितंबर को नोटिस दिया गया था, लेकिन दोनों ही बार वो नहीं पहुंचे। हालांकि 31 अगस्त को उन्होंने बताया था कि उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है और 10 सितंबर को कोई कारण जो है उनकी तरफ से नहीं दिया गया था। इसके बाद जानकारी मिली कि मामन खान हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। खबरें अभी तक ने अपने दर्शकों को बताया कि मामन खान हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और आज इस पूरे मसले को लेकर के सुनवाई होनी है। कहीं ना कहीं गिरफ्तारी जो है इस पूरे मसले के अंदर ना हो, क्योंकि जो एफआईआर जिस तरीके से दर्ज की गई है उसमें जो आरोप की बात लगातार कही जा रही है, उन तमाम मसलों को लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट का रास्ता मामन खान की तरफ से अख्तियार किया गया है। पूरा मामला 31 जुलाई को हुई नूह हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर कई जो चीजें हैं, अगर हम बात करें जांच के मुताबिक, जो मामन खान की ओर इशारा करती है। गृह मंत्री अनिल विज के उस बयान को भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, जिसपे उन्होंने कहा था कि उनकी जो लोकेशंस है वो इस तरीके की देखने के लिए मिली है और जहां जहां वो गए थे वहां हिंसा की घटनाएं ज्यादा जो है वो देखने के लिए मिली थी। उनके कुछ फोन कॉल्स की जो डिटेल्स है वो भी निकाली गई है पुलिस की तरफ से और उन डिटेल्स में भी जो फोन कॉल्स है उसको लेकर के भी पूछताछ यहाँ पर एसआईटी की तरफ से जरूरी हो जाती है। अब ये देखना है हाईकोर्ट पहुंचने पर मामन खान को किसी तरीके की राहत मिलती है या नहीं। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया था कि अगर चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो, अगर मामन खान किसी भी प्रकार से यदि दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। अब ये देखना है कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर के किस तरीके से इस मुसीबत से निकल पाते हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मामन खान की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जितेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया इन दोनों अहम खबरों की तह तक जाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, खबरें अभी तक पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस के 14 जिलों के जिला अध्यक्षों के संभावित नाम सामने आए। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में हर जिले से कम 4 से 5 नाम दिए गए हैं। इसमें भिवानी से संदीप सिंह, अनिरुद्ध चौधरी, देवराज मेहता के नाम सामने आए हैं और भिवानी से कृष्ण राजवीर, रामकिशन फौजी के नाम भी सामने आए। वहीं दादरी से अजीत फोगाट, अनिल धनखड़, धनपाल सांगवान, सुरेंद्र परमार के नाम सामने आए। फरीदाबाद से तरुण तेवतिया, सुमित गौड़, गिरीश भारद्वाज के नाम सामने आए हैं और जिला अध्यक्ष के लिए ये नाम पलवल से जो सामने आए वो हैं एसके शर्मा और अन्य 4 के नाम भी सामने आए। प्रभारी को एक जिले से 3 नामों के पैनल दिए गए। शहरी और ग्रामीण अलग अलग करीब 33 जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। राजा पटेल दिल्ली से हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर सीधे तमाम जानकारी लेकर और इस खबर की तह तक जाने के लिए। क्या 14 जिलों की संभावित सूची को देखकर ये समझा जा सकता है राजा की आखिरकार संगठन बनाने की तरफ कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है? वापस कोशिश कर रहे हैं हम अपने साथी राजा के साथ संपर्क साधने की। फिलहाल आपको बता दें कि जो प्रभारी बनाए गए थे उन्हें एक जिले से 3 नामों का पैनल देने के लिए कहा गया था और इस तरह से करीब 33 जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में हर जिले से कम 4 से 5 नाम तो होने चाहिए। तो भिवानी से संदीप सिंह, अनिरुद्ध चौधरी, देवराज मेहता के नाम सामने आए हैं। ये कांग्रेस के संभावित जिला अध्यक्षों के नाम आपको बता रहे हैं। वहीं भिवानी से कृष्ण राजवीर और रामकिशन फौजी के नाम भी सामने आए हैं। राजा हमारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी राजा, अपनी बात पूरी करें। और बिल्कुल देखिए, जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 3 दिन काफी बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिली है। प्रभारी ने काफी देर रात तक ये बैठकें की है और एक ऑब्जर्वर के साथ करीबन 10 से 15 मिनट का समय जो प्रभारी है, हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, उन्होंने बिताया है। जो जानकारी है कि पीसीजी के जो ऑब्जर्वर्स की हम बात कर ले, कोऑर्डिनेटर्स की बात कर ले और जो एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर्स कोऑर्डिनेटर लगाए गए थे, दोनों की अलग अलग रिपोर्ट अब यहाँ पर सबमिट की गई है। और जिस तरीके से जो जानकारी है कि एक ग्रामीण जिला अध्यक्ष होगा
और एक शहरी जिलाध्यक्ष होगा। ऐसे में 33 जो जिलाध्यक्ष है वो हरियाणा में बनाए जाएंगे। काफी ज्यादा एक्टिव हरियाणा प्रभारी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, बारीकी से जो रिपोर्ट्स में जो नाम है उनको लेकर मंथन कर रहे हैं। कल भी काफी देर रात तक ये बैठक दिल्ली में देखने को मिली थी। अब सभी जो ऑब्जर्वर्स जो AICC की तरफ से लगाए गए थे, उन सभी ने अपनी रिपोर्ट प्रभारी दीपक बाबरिया को सौंप दिया। अब एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि 14 जिलों के संभावित जो जिलाध्यक्षों के नाम है वो खबरें अभी तक के पास हैं। ऐसे में एक बड़ी जानकारी है कि इस बैठक के बाद अब दीपक बाबरिया जो हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ बैठक कर सकते हैं और इन नामों को तो ये बड़ा अपडेट है जो हम आपको कांग्रेस के 14 जिला अध्यक्षों के संभावित नामों के हवाले से दे रहे हैं। खबर अभी तक पर एक्सक्लूसिवली ये जानकारी आपको मिल रही है। हर जिले से कम 4 से 5 नाम सामने आए हैं और इस तरह से करीब 33 जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। राजा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारी आज के इस खास पेशकश खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।